औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, कल सिंध भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, अगर मैं बात करूँ वज़ीर आला सिंध जो कि कल इजलास किया गया था, उसमें अपोजिशन लीडर्स भी वहाँ पे मौजूद थे और उसके बाद जो फैसला तय पाया लॉकडाउन की तरफ एक बार फिर से हम जा रहे हैं लॉकडाउन की तरफ। 1 अगस्त से यानी आज से 8 अगस्त तक का लॉकडाउन जो है मुकर्रर कर दिया गया है, जिसमें सहाफ़ी वैसे तो लोग आवाम काफ़ी मतलब तनकीद का निशाना बनाती है कि सिर्फ मीडिया पर्सनस के लिए क्यों नहीं है, लेकिन इस बार काफ़ी सख्त लॉकडाउन किया है जिसमें सहाफ़ी हजरात को भी वो लॉकडाउन को फॉलो करना लाजमी करार दे दिया गया है। मैं अपील करती हूँ हमारे जितने भी नाजरीन हैं उन सब से कि आप लोग खुदा रहा लेकिन घर से बाहर निकले। अभी भी मैं देख रही थी लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन हमारी आवाम ना अभी भी, मैं जब आ रही थी अभी शो के लिए तो मैंने देखा कि कई ऐसे लोग थे वो मास्क नहीं पहने हुए थे। और इसमें मैं अगर बात करूं पुलिस की, वैसे तो हमारे इमरान याकूब साहब जो आईजी सिंध हैं, उन्होंने भी अपनी फ़ोर्स को बहुत ही सख्ती से कहा है कि आप लोग जब जो है ज़ाहिर है आप लोगों ने अभी जो आप लोगों ने अभी पिकेट लगाई हुई है वहाँ पे आप लोगों को देख रहे हैं, उनकी चेकिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन इससे काफ़ी आवाम परेशान हो रही है। मुझ समेत मैं भी अभी आई थी, मुझे काफ़ी 10-15 मिनट ऊपर मैं लेट हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से हम आज का जो मेरा शो है वो भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि लॉकडाउन है। लेकिन इस लॉकडाउन को प्लीज़ अजियत ना बनाएं क्योंकि कई एम्बुलेंसेज भी उसमें फंसी हुई थी और कई इस तरह के लोग थे जिनको एमरजेंसी थी, एमरजेंसी की वजह से उनको वहाँ पे अपने मतलब मुकामात पे नहीं पहुँच सके। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ख्याल करें और अपनी जो आप लोगों की हमारी सिंध पुलिस है, मैं उसको भी ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को तो तायद कर रहे हैं कि आप लोग मास्क पहने, लेकिन ख़ुद भी मास्क का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से अपने नाज़रीन को भी ये कहूँगी कि आप लोग जब घरों से निकले तो कोशिश करें, कोई एमरजेंसी खुदा न खास्ते कोई इस तरह से कोई इंपॉर्टेंट काम की वजह से ही आप लोग निकलें और ख़ास तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें। गाड़ियों में अपने सैनिटाइजर्स रखें या आप लोग जो भी आपके पास कन्वेंस मौजूद है उसमें आप लोग अपने बैग में अपने पास जो है सैनिटाइज़र लाजमी रखें, क्योंकि आप शॉप पर जाते हैं, मेडिकल जाते हैं या किसी भी हवाले से आप किसी भी एमरजेंसी के हवाले से घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि एमरजेंसी के ही वजह से बाहर निकला जा रहा है। क्योंकि अभी आपको पता है जिस तरह से पूरा सिंध लॉकडाउन कर दिया गया है तो कारोबार है अभी बंद किया हुआ है, जिससे वजह से हमारे कितने ताजिर बरादरी वो भी परेशान हो चुकी है। उनसे भी हम उनकी भी राय लेंगे कि वो किस तरह से, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट वेव आई थी वो हमने देखा उस तरह से किस तरह से हमने सर्वाइव किया, फिर हम लोग निकले, फिर थोड़ा स्टेबल हुआ है, फिर उसके बाद सेकंड वेव, फिर थर्ड वेव और अब फोर्थ वेव जो आ रही है इसमें 8 दिन का लॉकडाउन जो है लगा दिया गया है। किस तरह से हमारी डेली वेजेस जो है वो सर्वाइव करेंगे, क्या होगा, इसी के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ पार्टी के MPs मौजूद होंगे, उनसे हम जानेंगे कि आवाम के लिए, वैसे तो आप लोग जब वोट लेने का टाइम आता है आप लोग जो है लोगों के दरवाज़ों पे जाते हैं, लेकिन जब ये सूरत हाल आती है तो किस तरह से आप लोग आवाम का जो है साथ देते हैं, उनके किस तरह से शाना बशाना खड़े होते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला तबका है वो डेली वेजेस हैं। क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि अभी वसाइल इतने नहीं है, बेरोज़गारी की शरह कितनी बढ़ चुकी है। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह मैं जिक्र कर रही थी, सिंध में लॉकडाउन 1 से 8 अगस्त तक लग चुका है, जिसपे PTI का इस फैसले से उन्होंने मतलब इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि ये फ़ैसला हम नहीं मानते। इसी वाले से खुर्रम शेर ज़मान हो गए, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी जो कि आप लोगों ने कल देखी। अवाम डेली वेजेस की अगर हम बात कर लें तो वो कितनी मुतासर हो रही है इस फैसले से, इस लॉकडाउन से, इसी वाले से हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको अपने पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं PTI से अदील और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ बलोच जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप लोग खैरियत से? यूसुफ साहब, मैं पहले आपसे स्टार्ट करूँगी। जिस तरह से आज से 8 अगस्त तक का लॉकडाउन जो है कर दिया गया है, आपको क्या लगता है सिर्फ एक वाहिद हल यही है लॉकडाउन? देखिए, हल नहीं है लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। हम अपने अवाम के ज़िंदगियाँ बचाने के चाहते हैं, जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन डाला है। अगर आप देखें हॉस्पिटल्स की कंडीशन ये है कि बेड वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इतने पेशेंट्स आ चुके हैं
और उसी की उस बढ़ते हुए कोरोना को रोकने के लिए एक इकदाम है, और हमें सिंध गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए इस इकदाम पे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो लिया है। अल्लाह करेगा ये नहुसत हमारी दुनिया से जाए, हमारे तमाम जो आलम इस्लाम है, पूरा दुनिया इस चीज़ से महफूज रहे। आमीन। लेकिन जब तक हम एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने कोशिश की। कोशिश तो करनी चाहिए, और उसी कोशिश को देखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, और इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, अदील आप क्या कहते हैं? जिस तरह से कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और अगर मैं बात करूँ फेडरल गवर्नमेंट की, तो वो इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, कहते हैं कि ये कंप्लीट लॉकडाउन सिर्फ हल नहीं है कोविड का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब ये है कि वो गरीब तबका, वो रिक्शा ड्राइवर, वो टैक्सी ड्राइवर, वो रेड़ी लगाने वाला, वो दिहाड़ीदार मज़दूर जो कि एक दिन कमाता है और रात को आके उससे खाता है, जी। तो उस वो जो हमारा तबका है जो कि सिंध में सबसे ज़्यादा है, यानी सूबा सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा हमारा ये जो मज़दूर तबका है, जो लेबर क्लास है, वो सबसे ज़्यादा है। तो वो इससे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, और बीमारी से उनके मरने का, बीमारी से उनके ज़्यादा अफेक्ट होने का ख़दशा कम, और लॉकडाउन से, भूख और अफलास से और गुर्बत में और नीचे आने से जो है उनका ज़्यादा नुकसान गरीब का हो रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और सिंध की जो हमारी लीडरशिप है, उनका ये मौक़िफ़ है, हमारा ये मौक़िफ़ है कि हमें हर सूरत उस गरीब तबके को बचाना चाहिए। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 1200 अरब रुपए का कोविड के अंदर रिलीफ़ पैकेज देकर बजट के अंदर उस गरीब तबके की हिफाजत की। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान में कभी जो छोटा कारोबारी है, जिसका जो छोटा स्टार्टअप होता है, जिसका छोटा कारोबार होता है, वो लॉकडाउन से जब मुतासर होता है तो उसका कारोबार ख़त्म हो जाता है, यानी वो दोबारा खड़े होने के काबिल नहीं रहता। तो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन छोटे कारोबारी तबके के लिए 3 महीने के बिजली के बिल जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अदा किए। अच्छा। इसी तरीके से जो हमारे गरीब थे, जो दिहाड़ीदार ड्राइवर और मज़दूर तबका, उनके लिए एहसास कफ़ालत कैश, एहसास कैश प्रोग्राम के थ्रू 12,000 रुपये कैश की मदद की। और सबसे ज़्यादा वो सिंध के अंदर इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हुई क्योंकि सिंध में सबसे ज़्यादा हमारा ये तबका रहता है, यानी 66 बिलियन आउट ऑफ जो 200 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसमें से 66 बिलियन जो है वो ख़र्च हुआ सिंध के अंदर, सिंध के लोगों को मिला, गरीब लोगों को सिंध के अंदर मिला। हालांकि जो सिंध की पॉपुलेशन है वो हमारी पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 23% है, बट हमने 35% जो अमाउंट थी उस एहसास कैश की, वो हमने सिंध में डिस्ट्रीब्यूट की। तो इसी तरीके से कारोबारी लोगों को रिलीफ़ दिया गया, इसी तरीके से जो है वो गरीब लोगों को रिलीफ़ दिया गया, उनका ख्याल रखा गया। तो हमें बजाय कंप्लीट लॉकडाउन जब हम करने जाते हैं तो उस वाले तबके का हमें सबसे ज़्यादा ख्याल होना चाहिए और उनको सबसे ज़्यादा रिलीफ़ देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो सिंध गवर्नमेंट को तनकीद करने का या इस फ़ैसले से इख्तलाफ राय रखने का की वजह बुनियादी यही है कि उस तबके को इसमें प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। अच्छा, इसका एक और नुकसान क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वो इसमें एक और तरह से भी पिसते हैं कि जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, वो सीएम साहब ने कल ख़ुद मान लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पुलिस वालों की चांदी ना कराएं। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चांदी इनकी होती है। ये करते क्या है, ये दुकान वाले दुकान सील कर देंगे और फिर दुकान वाला जब जाएगा अपना कारोबार खुलवाने के लिए, या रेडी वाला जाएगा कारोबार खुलवाने के लिए, तो उनसे फिर अंडर द टेबल जो है वो डील्स होती हैं, किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 50,000 तक की रकम जो है वो लेके और उनको फिर कारोबार चलाने की इजाज़त दी जाती है। हमने ये देखा कि सिंध में जब लॉकडाउन लगा तो वो लॉकडाउन ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि जो पैसे दे रहा है उसका कारोबार चल रहा है, जो पैसे नहीं दे रहा उस गरीब को बंद कर देते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वो भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है।
और पुलिस का जो हमारा पुलिसिंग का निज़ाम है उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है कि गरीब को तंग ना करे। लेकिन ये कब होगा? जब गवर्नमेंट का एम होगा ना, ये जब गवर्नमेंट को ख्याल होगा गरीब का, और वो ख़ुद ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे कि जिससे गरीब अफेक्ट हो, और इन केस अगर गरीब अफेक्ट हो रहा है तो उनको कंपनसेशन दें। अगर गवर्नमेंट ही ये उनके जहन में ना हो और उनका ये मकसद ही ना हो, तो फिर गवर्नमेंट के नीचे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वही गरीब का बेड़ा गर्क करना है। तो हमारी वजह जो है वो इसको अपोज करने की सिर्फ इस वजह से आप लोगों ने इस फैसले को मुस्तरद किया। जी, आपने सुना यूसुफ अदील साहब ने कहा कि जब कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाते थे, इस पर सबसे ज़्यादा पिसता है गरीब आदमी। तो ये एक मामला है जो कि वाकई अदील साहब की इस बात से मैं भी जो है इत्तेफाक करूँगी। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल अदील भाई सही कह रहे हैं, गरीब तबका पिसता है इस चीज़ से। लेकिन उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम भी जब फुल लॉकडाउन लगाया था तो राशन भी डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। उसके अलावा बहुत सारे लोगों की मदद भी की गई थी। हमारे अपने MPAs उन्होंने अपनी जेब से भी खर्चे किए हैं। MNAs जो थे हमारे, उन्होंने खर्चे किए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ थ्रू DC। और फ़हीम भाई जिस एहसास प्रोग्राम का नाम ले रहे हैं वो बेनज़ीर का नाम चेंज करके उन्होंने एहसास प्रोग्राम कर दिया। खैर अच्छा है कि सिंध को आप लोगों ने थोड़ा प्रायोरिटी दी और कहीं पे तो आपने कुछ बढ़ा के सिंध के लिए भी दिया, वरना हमेशा सिंध का तो हिस्सा ही नहीं मिला अभी तक। 3 साल से किसी चीज़ में भी सिंध को शेयर नहीं दिया गया। मैं अदील भाई की बात सुन के खुश हुआ कि उन्होंने 66 बिलियन का कहा कि हालांकि इतना शेयर हमारा नहीं बनता, ये हम आपके एहसानमंद हो गए। और अल्लाह करे कि आपकी पार्टी की नज़र सिंध पे ऐसे बरकरार रहे और थोड़ा सा हर चीज़ में एक्स्ट्रा ना तो कम से कम उनका जायज़ शेयर तो हमें मिले। बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने कहा कि उनके छोटे कारोबारी लोग जो हैं उनके बिल माफ़ किए हैं। और मुझे माजरत के साथ अदील भाई, मुझे एक केस भी कराची में नहीं देखा। अच्छा, ये सवाल अगर आप नहीं करते तो ये सवाल ज़रूर मैं करती। मैं इसीलिए माजरत करना पहले चाहूँगा कि मैंने आज तक 2 साल होने वाले कोरोना को, जी, लेकिन मैंने नहीं सुना है कि किसी बंदे का बिल कराची बल्कि ओवर बिलिंग की कंप्लेंट्स ओवर बिलिंग हुई है, ओवर लोड शेडिंग हुई है। ये लॉकडाउन के टाइम पे जब हर चीज़ बंद है, आपकी इंडस्ट्रीज बंद है, आपके कारोबार बंद है, फिर भी आप देखोगे तो घरेलू सार्फिन के लिए लोड शेडिंग का जिन बैठा रहता है और एक्स्ट्रा लोड शेडिंग होती है। उसके बाद भी जब आपको मंथली बिल आता है तो वो बिल देख के कई बंदे तो हार्ट फेल हो जाता है कई बंदों का। बिल्कुल। इतने कितने ही नाअहलियाँ मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो यहाँ पे चल रही हैं और सिर्फ चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर इस पे कहा जाता है कि आवाम घरों में नहीं बैठ रही है, लेकिन जब जाहिर सी बात है लोड शेडिंग के शिकार लोग, हमारी हुकूमत कहती है, सॉरी हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग घरों में बैठे, लेकिन कई जो है लोगों को घरों से बाहर निकलने में मजबूर कर देती है। बिल्कुल। तो इनको थोड़ा सा सिंध पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि सिंध भी पाकिस्तान का ऐसे नहीं है कि इमरान खान ने जो बोल दिया अपने एक ख़िताब में कि सिंध हमारा हिस्सा ही नहीं है। तो खुदारा सिंध को अपना हिस्सा माने और वफाकी हुकूमत हमारी भी हुकूमत है, हम भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, तो हम पे भी नज़र करम रखें। और सिंध का जो जायज़ बजट है, हम एक्स्ट्रा डिमांड तो आपसे कर ही नहीं रहे, जो हमारा बजट है वो हमें रिलीज़ करके दें ताकि हमारी आवाम पे खर्च हो। ये जो वोटर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये भी पाकिस्तान के ही हिस्से हैं, पाकिस्तान की आवाम है। अगर इन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, तो उनका हक ना खाएं, सिंध का हक सिंध को दे दें ताकि आवाम बेहतर से बेहतर की तरफ जाए। ठीक है जी। अच्छा जी अदील, आपने अभी जिक्र किया था एहसास प्रोग्राम का, तो मैंने ये सुना है जो घरों के मालिकान हैं या फिर जिनकी बाइक्स वगैरह है, तो ये वो इसके जो है मतलब हकदार नहीं है। देखिए 2-3 चीज़ें मैं अपने भाई की रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, उसके बाद आपके एहसास पे भी आता हूँ। जी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये अगर आप पाकिस्तान की थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं और एनालाइज करें, और जो अभी फेडरल गवर्नमेंट सिंध को ग्रांट्स देती है या पैकेजेस देती है या सिंध को जो पैसा मिल रहा है और उसको कंपेयर करें माजी की हुकूमतों से, तो मेरे ख्याल से आपको सबसे ज़्यादा सिंध को जो शेयर मिल रहा है वो इस गवर्नमेंट में मिल रहा है। ठीक है। यानी फेडरल गवर्नमेंट की सिंध में हुकूमत होने के ना होने के बावजूद मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मैं तो देखें, एक होती है एक होती बात में बात नहीं की तो मैं भी नहीं करूँगा। एक होती है ज़बानी बात, एक होती है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स ना। मैंने आपको एक फैक्ट बताया कि 66 बिलियन जो है वो एहसास इमरजेंसी कैश के ज़रिए
सिंध के अंदर डिस्ट्रीब्यूट इसलिए हुआ, कोई एहसान नहीं किया, ये इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि सबसे ज़्यादा गरीब तबका जो है वो हमारा सिंध में रहता है, यानी सबसे ज़्यादा पावर्टी जो है वो सिंध के अंदर है। तो इसीलिए जो है वो एहसास कैश का डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसमें कोई सिफारिश, कोई किसी किस्म की एहसान मंदी या किसी की कोई उसमें चली नहीं है। वो डायरेक्टली जो एलिजिबल हुआ उसको डायरेक्टली जो है वो मिल गया। नंबर 2, इन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम चेंज कर दिया। देखें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक कंपोनेंट था जिसमें सिर्फ कैश 2,000 रुपये जो है वो फैमिलीज़ को दिए जाते थे, और उसका बजट आप उठा के देख लें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, तो वो भी कोई मेरे ख्याल से 10, 15 या 20 अरब से ज़्यादा नहीं होगा साल एनुअल। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस एहसास अम्ब्रेला को बढ़ाया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट अभी भी प्रोग्राम है, लेकिन वो उस एहसास प्रोग्राम का एक कंपोनेंट है। उस तरह के 134 पॉलिसीज़ हैं जो एहसास के अम्ब्रेला में आती हैं। उसमें कैश के अलावा स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं, उसमें जो है वो कारोबार के लिए मावनत है, सस्ते कर्ज़े हैं, बिला सूद कर्ज़े हैं, ठीक है। हाँ। तो इस तरह की बहुत सारी जो है वो पॉलिसीज़, एक 134 उस तरह की हैं। तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट इज़ अ स्मॉल कंपोनेंट और एहसास जो है वो बड़ा कंपोनेंट है, ठीक है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की चेयरपर्सन फरजाना राजा आज भी मफरूर हैं, उनके ऊपर नैब के केसेस हैं, ठीक है। वो उस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकी जो कि होनी चाहिए थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, ठीक है। लोगों की इन्वॉल्वमेंट फिर अपना जब हमने आगे स्क्रूटनाइज किया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को, तो कैन यू बिलीव कि 8.5 लाख लोग जाली उसमें पैसे ले रहे थे। यानी उसमें सेक्रेटरीज, उनकी बेगमात, जो अपना जो साहिब हैसियत नहीं अच्छे खासे लोग, वो इस एहसास इसमें इनकम सपोर्ट से जो है वो पैसे विड्रॉ कर रहे थे। उस तरह की 8.5 लाख एंट्रीज़ जो हैं वो हमने उसमें से निकाली ताकि ये पैसा असल गरीबों तक पहुँचे। अब आ जाते हैं हमारे कि सिंध को शेयर नहीं मिलता, तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि 66 बिलियन अकॉर्डिंग टू पावर्टी मिला। फिर आप आ जाएं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में कि जब कराची डूबा तो कराची के पता चला कि कराची के नाले साफ़ ही नहीं होते, 20 साल से साफ़ ही नहीं हुए। अभी तो इस्लामाबाद नाले जो है वो इनक्रोच्ड हो गए हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो है वो कराची में सफाई सुथराई, और वो तो आपके सामने है सारा कराची का हाल जो भी है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब कराची आए तो उन्होंने पूरा कंप्लीट एक 1100 अरब रुपए का एक पैकेज जो है वो कराची को दिया। उस पैकेज में सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल ऑन बोर्ड थी। जब उसकी अनाउंसमेंट हो रही तो सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, ठीक है। और उस पैकेज की अनाउंसमेंट हुई, उसमें आपके ट्रांसपोर्ट के मंसूबे, उसमें पानी के फोर जो 12 साल से नहीं मुकम्मल हो सका उसके मंसूबे, उसमें जो है वो नालों की सफाई और उनकी रिहेबिलिटेशन, और जो एफेक्टीज़ हैं उनको कंपनसेशन की पेमेंट्स वो उसमें इंक्लूड थे, जो कि अभी तक 35 अरब नालों की सफाई और इस पर फेडरल गवर्नमेंट दे चुकी है और उसका काम तेज़ी से चल रहा है। उसमें जो है वो बहुत सारी सड़कों, सीवरेज के और इस तरह के काम जो है वो उसमें मौजूद थे। ये कराची के 1100 अरब रुपए का वो पैकेज है जो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के चीफ़ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के इम्प्लीमेंटेशन कमेटीज़ का चेयर चीफ़ मिनिस्टर सिंध को बना के ये पैकेज जो है जो सिंध में दिया गया, वो तारीखी पैकेज है। पहले कभी कराची को इतनी अमाउंट कभी किसी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दी। इसके अलावा कराची में जो फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल एसडीजी फंड्स हैं उसके थ्रू जो एमएनएस की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में स्कीम्स हो रही हैं, वो लोकल गवर्नमेंट नेचर के काम जो पिछले 18-20 साल से कराची में लोकल गवर्नमेंट फ़ाल नहीं रही, काम नहीं हुए, नालियों के, गलियों के, सीवरेज के, सड़कों के 10 अरब रुपए के काम एक साल में पिछले हो चुके हैं, और 20 अरब ये कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने कराची को दिए, 20 बिलियन, ठीक है, दे दिए। कमिंग स्कीम्स बन रही हैं, वो ये आने वाला जो साल फाइनेंशियल कंप्लीट होगा, पिछले साल 10 अरब के काम हुए, इस दफ़ा 20 अरब के काम कराची में लोकल गवर्नमेंट नेचर के होंगे, ठीक है। मतलब इसके साथ साथ हुआ है या फिर आप लोगों ने इनको बजट दे दिया? नहीं, बजट दे दिया है, उस हम स्कीम्स बना के प्रपोज करके दे रहे हैं, और वो इस साल ये 20 अरब लगेंगे, ठीक है। फिर हम आपको बता दें कि जब हमने कराची का पैकेज दिया, सिंध में सैलाब आए और वाया, तो फिर सिंध के उन अजला का पूरा सर्वे किया गया। वो 14 अजला जो सिंध में सबसे पीछे रह गए हैं, जहाँ पे बुनियादी सहूलियात नहीं है, उनके लिए मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो है हमारे असद उमर साहब, उन्होंने एक पूरा 450 अरब का पैकेज बनाया
जिसके अंदर आपका मोटरवे भी है शामिल, जो सबसे बड़ी उसकी स्कीम है, जिसके अंदर जो है वो आपका बिजली की तरसील, ग्रिड स्टेशंस, ट्रांसफार्मर्स, जिन गांव देहातों में बिजली नहीं है, जिन गांव देहातों में गैस नहीं है, वहाँ गैस पहुँचाने की स्कीम्स, जहाँ पे नादरा के सेंटर्स नहीं है वहाँ नादरा के सेंटर्स, जहाँ पे रेलवे स्टेशन की हालत ख़राब है वहाँ रेलवे स्टेशन की बहाली। तो इस तरह के बहुत सारे यानी 450 अरब तक के मंसूबे 14 डिस्ट्रिक्ट्स सिंध के लिए जो हैं वो दिए गए हैं। कराची को 52 फायर टेंडर दिए गए हैं। कराची में जब आग लगती है तो कहीं कोई आपके पास वो नहीं होती, वही फायर टेंडर बिलावल हाउस में आग लगती है तो उधर भी वो बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखें ये वो चीज़ें हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, हेल्पिंग हैंड बन रही है, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई खुद मुख्तारी और हर चीज़ सूबे के डोमेन में आती है। फेडरल गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी शोर मचाती है कि हमें शेयर नहीं मिलता, NFC शेयर। तो मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि ये इन्हें इस तरह का गुमराह कुन प्रोपागेंडा करते क्यों है जिसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। उसकी वजह यह कि NFC का शेयर फेडरल गवर्नमेंट रोक ही नहीं सकता, सही, किसी का भी नहीं रोक सकता। उसकी वजह यह है कि जितनी जितनी आपकी टैक्स कलेक्शन होती है एक तय फार्मूले के तहत, वो टैक्स कलेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सूबों के अंदर, और वो डायरेक्टली अकाउंट्स में जाते हैं सूबों के। फेडरल गवर्नमेंट के पास ना कोई मैकेनिज़्म है, ना कोई जो है वो इख्तियार है आइनी कि वो किसी भी सूबे की कुछ रकम रोक ले। होता ये है कि टैक्स कलेक्शन साल के शुरू में जो है वो कम होती है और साल के जो आपका सेकंड हाफ होता है या फोर्थ क्वार्टर होता है उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है। तो शुरू में पैसे कम मिलते रहते हैं, जब आखिरी क्वार्टर में ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होती है तो ज़्यादा शेयर आ जाता है। तो अगर शेयर कम होना है तो चारों सूबों का कम होना है, अगर टैक्स कलेक्शन कम होनी है। लेकिन अगर टैक्स कलेक्शन पूरी होती है तो फिर चारों सूबों को उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है पैसा। तो ये इंतहाई गलत और गुमराह कुन प्रोपागेंडा है कि सिंध को NFC में से शेयर नहीं मिलता, अपना ड्यू शेयर मिलता है। बल्कि हमने तो पिछले साल भी अपने टैक्स के टारगेट्स अचीव किए, उससे आगे गए। इस साल भी हमारे टैक्स के टारगेट्स जो हैं वो अच्छे जा रहे हैं, तो सिंध को उस हिसाब से पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये बात मेरे ख्याल से नामुनासिब है, बल्कि नाजायज़ है कि कोई इस तरह का झूठा इल्ज़ाम या प्रोपागेंडा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किया जाए। अब आते हैं आपके एहसास वाले आपके सवाल पे कि आपने कहा कि जिसके घर नाम रजिस्टर्ड गाड़ी हो या घर हो उसको नहीं मिलता। लेकिन ये एहसास का एक सर्वे है, सोशो इकनॉमिक सर्वे, उसमें उसके कुछ वो होते हैं, क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कि गरीब आदमी जो मतलब वो आदमी जो घर रख सकता हो, अफोर्ड कर सकता हो, वो गरीब नहीं है, उसका गुजारा हो रहा है। वो आदमी जिसके नाम पे कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है, इसका मतलब है उसका गुजारा हो रहा है, अगर वो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। उसके नाम पे कोई मोटरसाइकिल है तो इसका मतलब है कि वो 70-80 हज़ार की मोटरसाइकिल रख सकता है, तो उसका गुजारा हो रहा है। और अगर वो सब चीज़ें जॉब पे बेस करती हैं और एकदम उसकी जॉब चली जाए, जॉबलेस हो जाए, तो फिर क्या होगा? देखें, जॉब पर जो बेस्ड करती हैं वो जॉब वाला भी जो है वो अगर इस तरह की चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। देखें, एक जॉब वो है कि जिसकी बेचारे की 15,000 तनख्वाह है या 20,000 तनख्वाह है लेबर की, तो वो तो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक तो वो हुआ ना। तो उस सर्वे के मुताबिक जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें जिसके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो मोबाइल फ़ोन में जो है वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा क्रेडिट इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसका पासपोर्ट पे ट्रैवल जो है हज उम्रा के अलावा कहीं और किसी और मुल्क का हुआ है तो वो भी वो नहीं है, एलिजिबल नहीं है। और अगर वो वहाँ पे जाके ड्राइवर की जॉब कर रहा हो फिर? देखें, वो तो ओवरसीज, मतलब बहुत सारी, जैसे आपने क्राइटेरियाज की बात की, तो मैंने देखें बिल्कुल सही बात है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो जब बाहर जाते हैं तो वो पाकिस्तान की जो लेबर है ना उससे रिलेटिवली ज़्यादा कमाते हैं। मतलब उनकी जो वो होती है, इनकम होती है वो जो गरीब पाकिस्तानी। अब आप मुझे ये बताएं कि एक मोटरसाइकिल या गाड़ी अफोर्ड करने वाला बंदा ज़्यादा मुस्तहिक है 3,000 या 4,000 माहाना कफ़ालत प्रोग्राम का, या वो जिसके पास ना घर है ना गाड़ी है और ना बेचारा जो दिहाड़ी पे कमाता है वो ज़्यादा मुस्तहिक है ना। तो जो ज़्यादा मुस्तहिक हैं ये ऑटोमेटिकली उनको जो है वो दिया जाता है, और उसमें कोई सिफारिश, कोई सियासी मदाखलत, कोई सियासी एंट्रीज़, ऐसा नहीं है कि हमने 8.5 लाख जाली एंट्रीज़ पीपल्स पार्टी की तरह कर दी हों और अपने वर्कर्स को नवाज रहे हो या अपने अहदेदारों को नवाज रहे हो, ऐसा नहीं है। यानी उन एंट्रीज़ को ख़ारिज किया गया और एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ जो है वो दिया गया। अगर इसकी एक और मिसाल आपको वाज़े वही है कि अगर ट्रांसपेरेंसी ना होती और कोई सियासी एजेंडे के तहत होता या किसी सियासी सिफारिश से होता
तो सिंध को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शेयर ना मिलता। ठीक यहाँ है तो जी। हमारी गवर्नमेंट नहीं है, जी तो हम अगर सियासी निशाना बनाते इस प्रोग्राम को या इस पर सियासत करते तो हम सिंध को ज़्यादा शेयर ना मिलता। लेकिन वो चूँकि डायरेक्टली एक प्रोसेस के थ्रू मिल रहा है, तो जहाँ पावर्टी ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा शेयर मिलता है। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे क्योंकि मुझे आज अदील साहब से बहुत ही गर्म नज़र आता है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। तो ब्रेक के बाद हम सवाल करेंगे यूसुफ साहब से, जिस तरह की अभी उन्होंने बातें बताई हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम था वो किस तरह से उसमें करप्शन हुई और बाकी और जो मामला चल रहे हैं, इसी वाले से हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह अभी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट की नाराज़गी जो है आप लोगों के सामने, जिस तरह से शदीद गुस्से का इजहार भी करते हुए अभी अदील साहब ने काफ़ी इनकी गलतियां जो है गिनवा दी हैं सिंध गवर्नमेंट की। तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि यूसुफ बलोच MP है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिस तरह से भी इन्होंने एहसास का जिक्र किया कि किस तरह से इमरान खान साहब ने कि अच्छा मतलब ये पैकेज है गरीब आवाम के लिए और वो काम कर भी रहे हैं, उसके ऊपर कितने लोग इससे फैजियाब भी हो रहे हैं। जो डेली वेजेस की अगर हम बात करते हैं, मजदूर तबका जो वही डेली वेजेस मजदूर तबका, या फिर जो लोग अभी मतलब जिनके मामलात अभी नहीं चल रहे हैं, जो जॉबलेस हैं, तो उस हवाले से उन्होंने एहसास प्रोग्राम का जो ये प्रोग्राम लेकर आए सिंध में, और काफ़ी लोग इससे फैजियाब भी हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले इन्होंने अभी आपके सामने बेनज़ीर के करप्शन का भी आप गिनवा दिया, और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे और जो है बातें जो कही थी। तो इस पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। इल्ज़ाम लगाना हर किसी पे बहुत ही ईजी होता है। भाई ने बहुत सारे बिलियंस गिनवा दिए कि इतने अरब, एक साल में 10 अरब का काम भी हो चुका है। आप भी कराची में रहती हैं, कहीं पे 10 अरब रुपए के लेवल का कोई काम मुझे बताएं। 35 अरब रुपए नालों पे खर्च हो रहे हैं। 20 अरब का अभी कहा है कि आपको फंड दे दिया गया है। हमें नहीं दिया, ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो इदारा है वफाक के अंडर काम करता है, दिल भाई, उनको दिया गया और वो लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे, हमें इन्वॉल्व भी नहीं किया गया। CM साहब को सिर्फ साथ बिठाया गया था, ठीक और है। कि भाई हम सिर्फ में ये कर रहे हैं, तो एक आवाम को दिखाने के लिए कि हम लोगों ने CM को ही बिठाया, लेकिन हमें एक भी इख्तियार नहीं दिया गया। और बेनज़ीर इनकम के नाम पे जो ये हमें अच्छा इल्ज़ाम जी, तराशियां कर रहे हैं। मैं अदील साहब आपसे चाहूँगी, मैं कि जिस तरह से अभी यूसुफ साहब ने जिक्र किया कि जो है सिर्फ ये अनाउंसमेंट के हद तक होता है, हमें नहीं दिया जाता है और काम आपके सामने है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कराची में कहाँ कहाँ काम हुआ है। देखिए नहीं, मैं चाहूँगी पहले मैं अदील से जी 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 देखिए जी जी देखिए कराची में कहाँ कहाँ काम हो रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारी गवर्नमेंट आई फेडरल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि ग्रीन लाइन पे काम बंद पड़ा हुआ था, उसका काम नहीं हो रहा था। ठीक उसकी है। वजह है कि फेडरल से फंडिंग नहीं थी। ग्रीन लाइन पार्टनरशिप पे था, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट दोनों मिल के कर रहे थे, यानी फ़ंड्स वो कर रहे थे। फेडरल गवर्नमेंट ने उसको 100% टेक ओवर कर लिया और उसमें फ़ंड्स प्लग इन किए, और आज उसका सिविल वर्क सारा कंप्लीट है। उसकी जो बसेस की मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू हो गई है, उसका ITS का जो प्रोग्राम है वो उस पर काम हो रहा है, और सितंबर अक्टूबर के अंदर वो फंक्शनल हो जाएगा, ग्रीन बस चल पड़ेगा। ठीक है। तो ये वो काम है जो कि आपको उधर ग्रीन बस का नज़र भी आ रहा है कि काम हो रहा है। उसी ग्रीन बस की लाइन के साथ शायरा कायदीन पूरी नई रिकन्स्ट्रक्ट की गई, फेडरल गवर्नमेंट ने की। उसी ग्रीन लाइन के उसमें नाज़माबाद पे जो फ्लाईओवर 6 बने 10 अरब की लागत से, फेडरल गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली वो बनाए। इसी तरीके से मंगो पीर रोड पे जो काम चल रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट करवा रहा है। हब से जो आपकी 72 इंच की पानी की लाइन लेकर आए, वो फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी उसकी फ़ंडिंग की। फिर आपका जो नालों की सफाई का 35 अरब का आ गया। देखें इसके कंपोनेंट्स हैं। बिल्कुल मैं यूसुफ साहब की बात को एग्री करता हूँ कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो कर रही है, FWA जो है वो उसका सिविल वर्क कर रहा है, वही इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सफाई भी, रिहैबिलिटेशन भी। लेकिन इसमें एक कंपोनेंट है जो कि वो है जो लोग मुतासिरीन है ना, उनको 18 महीनों के उसके मुताबिक किराए की अमाउंट जो कि हर मुतासिरीन को जो है वो जो डिस्पर्स हुई है, वो डिस्पर्स हुए सिंध गवर्नमेंट के थ्रू। अच्छा। ठीक है, तो वो जो 35 बिलियन की बात हो रही है वो डिस्पर्समेंट जो है वो उसके थ्रू करवाई है। तो इसके कंपोनेंट्स हैं। फिर आप K4 मंसूबे पे आ जाएं। K4 12 साल से नहीं बन रहा था, बिल्कुल। ठीक है, उसको पूरा वापडा ने टेक ओवर किया, उसकी
बिडिंग भी हो गई, 2 इंटरनेशनल उसमें फर्म्स हैं और पाकिस्तान की उन्होंने कंसोर्शियम बना के जो K4 का काम है उस पर काम शुरू हो जाएगा, जो कि चल जाएगा। फिर आपका जो सर्कुलर रेलवे का प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली फेडरल गवर्नमेंट फंड कर रही है, और उसमें FWO को काम दिया गया है कि वो जो उसके इंटरसेक्शन हैं, फ्लाईओवर्स, अंडर पासेस, सिविल वर्क जो भी होगा वो करेगा। ठीक है। लेकिन उसमें है मसला ये है कि कोई अराउंड 27 मकामात ऐसे हैं कराची शहर में जहाँ पे अंडर पासेस या ओवर पासेस बनने हैं, तो जिसकी NOC सिंध गवर्नमेंट ने देनी होती है। वो NOC सिंध गवर्नमेंट दे नहीं रही थी, जिस पे अदालत ने बुलाया चीफ मिनिस्टर सिंध को और उनको नोटिस दिया गया कि आप इसको ये NOCs FWO को दें। ठीक है। उस पर भी सिंध गवर्नमेंट ने CM साहब ने नहीं दी, तो फिर उनको तौहीन अदालत का भी नोटिस गया। अच्छा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट कराची के अंदर कर रहा है। जो 10 अरब रुपए के कामों का जिक्र इन्होंने सवाल पूछा, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक टिल डेट 55 करोड़ के डेवलपमेंट के काम हम करवा चुके हैं। सही। ठीक है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट माय वन कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है। ठीक है, इस तरह की कराची में हमारी 21 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। ठीक है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें कि कितने का काम, 9.8 या 9.9 बिलियन रुपीस का काम हुआ। अब ये क्या काम हुए, इसमें कोई बड़ा काम नहीं हुआ, छोटे छोटे काम, कोई बड़ा काम नहीं होगा कि अब को नहीं हुआ जो कि नज़र आए। लेकिन इससे क्या हुआ है, जो लोकल गरीब कच्ची आबादियां हैं जिनके छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, घर पे पीने का पानी नहीं आ रहा क्योंकि लाइन नहीं है, सीवरेज का पानी जो है वो घरों में दाखिल हो रहा है क्योंकि सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इदारा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो पूरे कराची को पता है कि उनकी नाअहली या उनके निकम्मेपन से किस तरह कराची सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो वो सीवरेज की लाइंस हमने डलवाई हैं जो कि अंडरग्राउंड काम है, जो सड़क के ऊपर नज़र नहीं आता। ठीक है, लेकिन उससे लोगों के बुनियादी मसाइल हल होते हैं। फिर बाज़ जगहों पे सड़कों के इश्यूज़ हैं, तो बेतहाशा सड़कें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनी हैं। मेहरान टाउन, मैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1974 की जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की स्कीम है मेहरान टाउन। अच्छा। ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, आज वो कब्ज़ों का गढ़ है। वहाँ पे ना सीवरेज की लाइन है, लोग कुएँ खोद के गुजारा करते हैं, ना वहाँ पे पानी की लाइन आज तक, ना वहाँ पे कोई सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ना कोई और फैसिलिटी। उसकी सारी SDs जो डिस्पेंसरियों की, स्कूलों की जो जगह थी वो सब कब्ज़ा हो गई। फिर हमारी इसमें 15 करोड़ से ज़ायद के काम सिर्फ मेहरान टाउन में हुए हैं, और 1 वार्ड से कम का इलाका है वो। अच्छा अच्छा, सही। एक होती है UC और उसके अंदर होते हैं 4 वार्ड, उससे 1 वार्ड से कम का इलाका है वो। उसमें हमने 15 करोड़ के काम क्यों करवाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ है काम करने की। बिलाल कॉलोनी, जहाँ सीवरेज का पानी निकालने का कोई वो ही नहीं था, कोई मैकेनिज़्म ही नहीं था, क्योंकि जितने वो थे आपके एग्ज़िट पॉइंट से सब ख़त्म हुए हैं, कोई कब्ज़ा हुए हैं, कोई ब्लॉक हुए हैं। नए सिरे से सीवरेज की लाइनें डलवाना, पार्क्स की रिहेबिलिटेशन करवाना, नालियों गलियों का पानी की लोगों को लाइनें देना। ठीक है, सड़कें बनवाना, ये बिलाल कॉलोनी में की। अवामी कॉलोनी में आज तक कोई पानी का सीवरेज का काम नहीं हुआ, वहाँ सारी नई लाइनें डलवा के सड़कें बनवाई। बाग़े कोरंगी में कर रहे हैं काम। शाह फैसल में, नाता खान गोड में 20-25 साल से पानी नहीं था। ठीक है, पहली दफ़ा वहाँ पानी की लाइनें डलवा कर लोगों को पानी मिला। आज मेरे साथ एक शो भी कर सकते हैं, मेरे साथ आप कैमरा ले जाके दिखा सकते हैं कि क्या, ये मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बता रहा हूँ। मेरे हल्के में आता है। खोसा गोड नहीं, मैं नाथा खान गोड की बात कर रहा हूँ। नाथा खान खोसा नहीं, खोसा नहीं है वो, खोसा गोड अलहदा है जो एयरपोर्ट के सामने। हाँ, ये नाथा खान से तो मुझे पता है, वो नाथा खान खोसा है। चले वहाँ पे आपने काम कराया, इन्होंने कराया, एक ही बात है। नहीं, वो दो अलग हैं। के लिए काम अच्छा, काम करवाएं, हमें एतराज नहीं। सही बात है। खोसा गोड आवाम का फायदा हो रहा है, अल्लाह करे। अच्छा, खोसा गोड में भी काम करवाएं, सड़कें वहाँ भी बनवाई हैं, लेकिन वो कैप्टन जमील साहब जो MNA, वो वहाँ के वो MNA, तो वो उन्होंने वहाँ पे काम करवाया। मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बता रहा हूँ। इस तरह से कराची में हमारी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकल गवर्नमेंट नेचर के काम हुए, जिसकी टोटल मालियत कोई 10 अरब रुपए बनती है। उसमें कोई आपको बड़ी स्कीम नज़र नहीं आएगी, लेकिन लोगों के छोटे छोटे मसाइल हल हुए। इसी तरीके से जो 20 अरब की मैंने कमिंग ईयर के लिए बात की, वो यूसुफ साहब सही कह रहे हैं, वो सिंध गवर्नमेंट को नहीं दे रहे। वो वफाकी एक PWD का इदारा है जो कि ये लोकल गवर्नमेंट नेचर के हम स्कीम्स बनाते हैं, उनको बताते हैं, वो उसको टेंडर करते हैं और वो उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो PWD का इदारा जो है वो उसको कर रहा है, और उनसे करवाने का मकसद भी ये है कि देखें, वाटर बोर्ड का पता है कि वो नीचे से एक बकेट होता है ना, कि जिसमें नीचे से सुराख हो, तो अगर आप उसको जितना भी डालते रहें वो बकेट खाली होती रहेगी। तो वाटर बोर्ड का इदारा वो है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट जितने पैसे डालेगी वो नीचे से
खाली होता रहेगा, वो या corruption की नजर हो जाएगी। लगेगा नहीं। वो मैं आपको सादा मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वो लगता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए वो PWD के थ्रू करवाया जा रहा है। और जितने आप मुझसे डिटेल्स पूछेंगे, जो भी सवाल करेंगे, मैं आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम फेडरल गवर्नमेंट करवा रहा है। बिल्कुल। फायर अच्छा टेंडर्स जी जी फायर जी। टेंडर्स का मैंने आपको बताया कि कराची में आप देखें ना, कौन सी फैक्ट्री में आग लगती है, कहाँ फायर टेंडर नहीं अवेलेबल होता। बिल्कुल ये और KPT के फायर टेंडर्स जब जहाज़ गिरा, ठीक है, पोर्ट कासिम के फायर टेंडर्स वहाँ मंगाने पड़े। सिविल एविएशन की मशीनरी, सिंध गवर्नमेंट का रेस्क्यू का कोई इदारा नहीं। अच्छा, वहाँ के तो लोगों के ठीक है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी नहीं दी गई है, ये भी एक उनका ठीक है। शिकवा है। तो वो कहने का मकसद ये है कि जो हमारा मकामी हुकूमत का, सिंध हुकूमत का रेस्क्यू सर्विस वहाँ जाना चाहिए था, नहीं गया। मलिर कैंट से फ़ौजी आए बचाने के लिए उनको, पोर्ट कासिम से मशीनरी या फायर टेंडर्स वहाँ से आए, KPT से आए, सिविल एविएशन इदारे की मशीनरी आई। अगर कोई नहीं था वहाँ अवेलेबल तो सिंध गवर्नमेंट नहीं थी। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कराची की ज़रूरत हैं और जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट एड्रेस कर रहा है। लेकिन मैं दोबारा ये बात इस पर ज़ोर दूंगा कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी का काम नहीं है। लेकिन चूँकि कराची सफ़र कर रहा है, चूँकि सिंध के लोग सफ़र कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिंध के लोगों का ख्याल रखते हुए और एक दर्द रखते हुए जो फ़ेडरल गवर्नमेंट के बस में है, वो सिंध गवर्नमेंट को भी असिस्ट कर रहे हैं और अपने इदारों के ज़रिए भी काम करवा रहे हैं। अच्छा, मैं दो लास्ट क्वेश्चंस मैं चाहूँगी सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी से कितना मुतमईना। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है, ताजिर बरादरी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है, मतलब गुज़श्ता लॉकडाउन और अब फिर से जो लॉकडाउन की तरफ हम आ चुके हैं, इस पर ताजिर बरादरी की कमर बुरी तरह से टूट चुकी है। और बिना सूद कर्जे का भी इमरान खान साहब ने कहा था, लेकिन वो सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक था, या पता ताजरों को दिया भी जा रहा है? देखिए, बिला सूद कर्जे की जो अमाउंट है ना, वो है 1 लाख से लेकर 5 लाख तक। तो वो कोई बड़ा ताजर उससे काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो उन छोटे स्टार्टअप्स के लोगों के लिए है। 1 से 5 लाख की कोई खातून जो है वो घर पे कोई काम करना चाहती है, या कोई ऐसा शख्स जो कोई रेडी लगाना चाहता हो, कोई ठिया लगाना चाहता हो, कोई रिक्शा या टैक्सी ख़रीद कर या गाड़ी ख़रीद कर अपना काम करना चाहता हो, तो वो 1 से लेकर कोई दुकान छोटी से उसमें सामान डाल के चलाना चाहता हो, तो वो बिला सूद कर्जे उन लोगों के लिए 1 लाख से लेकर 5 लाख तक के। बाकी फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कामयाब जवान है, उसमें आपके नौजवान स्टार्टअप्स की प्रपोजल्स जमा कराते हैं, उनके ऑनलाइन फॉर्म्स हैं। अगेन उसमें कोई सिफारिश नहीं है, डायरेक्टली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन जो है वो आपका एक्सेप्ट होता है। और इसकी मिसालें मौजूद हैं। हम सक्खर गए थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आए थे, तो वहाँ बाकायदा चेक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। कराची में सेरेमनी हुई है, यहाँ चेक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लोगों को मिल रहे हैं वो पैसे, और उससे लोग कारोबार कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। लेकिन कोई कराची में मुझे इस तरह का अभी तक कोई भी हम आपको लिस्ट दे सकते हैं, हम आपको लिस्ट दे सकते हैं जितने। मैं चाहूंगी कि अब नेक्स्ट टाइम आपके साथ प्रोग्राम करूं तो बकायदा इसको मैं आपको लिस्ट के साथ, मैं आपको लिस्ट पूरी दूंगा। हमारे जो नौजवान है वो सिर्फ डिग्री लिए रोडों पे घूम रहे हैं, उनके लिए तो मुझे कोई अच्छी अभी तक जो कराची में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना, उसकी मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ कि इतने लोग जो हैं इनको ये मिला है। ठीक है, लेकिन देखें पाकिस्तान में मसला है, हुकूमत की भी एक लिमिटेशन है ना। जैसे अगर 100 अरब बजट है, ठीक है, तो 100 अरब में से अगर फॉर एग्जांपल चंद हज़ार लोगों को मिलता है, ठीक है, बिल्कुल, एप्लीकेंट्स तो लाखों में ना, तो उसका जो आप ये समझें कि वो मैग्नीट्यूड जो है उसको करने के लिए फिर हुकूमत को बजट बढ़ाना पड़ता है, और वो हम बढ़ा रहे हैं। जैसे एहसास का बढ़ाया 200 अरब पे लेके गए, ठीक है। इसी तरह कामयाब जवान आहिस्ता आहिस्ता जब सक्सेसफुल होगा तो बजट भी उसका बढ़ाएंगे। जब हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो हम उसमें भी ज़्यादा पैसा डालेंगे। तो होता ये है कि हमारे पास एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, और जो अमाउंट होती है, जितनी गवर्नमेंट की लिमिट होती है उतने लोगों को मिलती है। लेकिन एग्जांपल्स मौजूद हैं, मैं आपको दे सकता हूँ, वो बता सकते हैं कहाँ कहाँ लोगों को मिली। सेकेंडली एक बात हुई कि वो जो 3 महीने का बिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, उसकी कोई मिसाल कराची में नहीं मिली। मैं आपको सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ, बिल्स आपको ला के दिखा सकता हूँ कि जिस पे लिखा हुआ है कि पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है, 3 महीने के। मेरा तो नहीं पे हुआ। नहीं, आपका घर का होगा ना। नहीं, घर की बात नहीं कर रहा मैं छोटे कारोबार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, छोटे जो कारोबार है ना, फॉर एग्जांपल कॉटेज इंडस्ट्री है, जी जी, ठीक है, किसी का कोई वो है, कोई ऑफिस का है, ठीक है, तो वो कारोबार के जो बिल्स हैं, जो रजिस्टर्ड कारोबार हैं, उनके बिल्स माफ़ हुए। अच्छा, जो कमर्शियल जिनके काम कमर्शियल जिनका है, कमर्शियल घरों में जो है रिलैक्सेशन ये मिली थी
कि 3 महीने तक उस पर वो नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, जो लेट पेनल्टी होती है वो नहीं लगेंगे। यानी आप 3 महीने की आपको डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने दी थी, लेकिन जो कारोबार हैं, छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनको जो है 3 महीने के माफ़ किए गए ताकि कारोबार लोगों के बंद ना हो। तो उसकी ठीक भी है। मिसालें मौजूद हैं, आपको बिल्स ला के मैं दिखा सकता हूँ कि किस किस के, मतलब ऑब्वियसली सारे कराची के तो नहीं बिल्स दिखा सकता, लेकिन आपको एग्जांपल्स दे जो सकता हूँ कुछ कि आपके लोगों पास के हैं। जो है बल्कि मैं वो चाहूँगी कि उस पे अदील हुआ। साहब एक पूरा प्रोग्राम में जो है आपके साथ इस हवाले से करूँ, आपकी बिल्कुल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आके मैं चाहूँगी कि हम करें प्रोग्राम आप जिस तरह के बिल्कुल आप कॉन्स्टिट्यूंसी में बता करें, रहे मैं मामला। आपको, बल्कि आप मुझसे ना पूछें, जी, आप जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएँ तो आपको पब्लिक का फीडबैक मिलेगा वहाँ पे कि यार क्या-क्या इंशाल्लाह। काम हुए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अदील साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दौर से स्टेयर आउट हो रहा है, और हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरह हम उसको डील कर रहे थे, और फिर ये कोविड आ गया, कोविड के साथ साथ और पाकिस्तान बड़े चैलेंजेस अफ़गानिस्तान इधर उधर जो फेस कर रहे हैं, तो ये जो मुश्किल दौर है, इस मुश्किल वक्त है, इसमें हुकूमत का साथ दें। यानी जनरल पब्लिक क्या कर सकती है, हुकूमत का साथ दे सकती है। हुकूमत का साथ इसमें दें कि आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत अदा करें, और ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से कानून की पासदारी करें, ठीक है। टैक्सेस जो हैं वो अपने चोरी ना करें, वो प्रॉपर दें, बिजली चोरी ना करें, उसको प्रॉपर करें। यानी जो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है टूवर्ड्स रियासत, वो आप पूरी करें। कोविड के जिस तरह गवर्नमेंट ये चाहती है, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कि गरीब आदमी मुतासर ना हो, और वो कंप्लीट लॉकडाउन शुरू से इसीलिए नहीं लगाया उन्होंने, और उसकी मुखालफत करते रहे और लोगों को फैसिलिटेट भी किया। तो इस लॉकडाउन में लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। देखें, जो वैक्सीनेशन है, अगर हमारी पूरी पॉपुलेशन ये वैक्सीनेशन करवा लेती है और एक जल्दी टाइम पीरियड में करवा लेते हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो जो आने वाले नेक्स्ट वेरिएंट्स होते हैं उससे वो महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, लेकिन अगर हमारी वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी तो ये जो आपकी म्यूटेशंस के ज़रिए नए नए वेरिएंट्स आते हैं, जिसको जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन मिलेगी ये उनको अफेक्ट करेंगे। बिल्कुल। और जो पुराने जो लोगों का हमारे जो कोविड की वबा है, ये पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो सकेगी। सिर्फ ख़त्म होने का एक ही तरीका है कि कम्प्लीटली सारे लोग वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि नए आने वाले वेरिएंट जो हैं वो हम पर ज़्यादा अफेक्ट ना करें, इंशाल्लाह। और लोगों का कारोबार भी मुतासर ना हो, लोग भी जो हैं वो उससे हुकूमत के साथ जो है वो इस पर ताउन कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदील साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और मैं एंड में यही कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे और गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं चाहूँगी एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम जो है हाजिर होंगे और मेहमानों के साथ बस। और जिस तरह से इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो आप लोग भी ना घबराएं, एहतियात करें, अपने घरों में रहें। एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे, जिस लॉकडाउन का हमने जिक्र किया और मामला दिन भर के चलते रहते हैं, और इसके अलावा मैंने जिस तरह से अभी कहा था कि हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक और मेहमान के साथ। हमारे थर्ड गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान से अली खुर्शीदी। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं चाहूँगी यूसुफ साहब की आवाज़ जो है वो हम उनको दोबारा से बुलंद कर दें। तो यूसुफ साहब, जिस तरह से अभी अदील साहब ने, ये तो एक छोटा सा मजाक था, अदील साहब अभी जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अभी हमें मतलब नाराज़गी का इजहार करते हुए नज़र आए सिंध गवर्नमेंट की तरफ। तो मैं चाहूँगी इस पर आप क्या कहेंगे? आप इसको मजाक समझे या नहीं समझे, क्योंकि हमेशा से वफाक ने सूबे की आवाज़ दबाई है, तो उस तरह वफाकी बंदा जो बैठा था उसने अपनी बात कर दी, मेरे टाइम पे माइक ख़राब हो गया। नहीं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया था, जिसकी वजह से हाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। तो ये खैर वो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, हाँ मशीन जी, पे बिल्कुल। कभी भी खराबी आ सकती है, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, वैसे ही मजाक कर रहा हूँ आपसे। और बात तो तब मजाक करती जब अदिल भाई भी मेरी बात यहाँ पे बैठ के सुन रहे होते, क्योंकि उन्होंने जो बातें की मुझे उनका जवाब देना था। पहली बात जो उन्होंने कही कि
10 अरब रुपए का जो फंड लगा उस पर बात कही, और फिर खुद ही उन्होंने कहा कि ये एनडीएमए वाले करवा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट का सीएम उनके साथ बैठा हुआ था, मैंने आपको यही जवाब दिया, सीएम को सिर्फ बिठाया गया कि हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लान नहीं है। सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सीएम साहब को बुलाया गया वहाँ पे और बिठाया गया कि सीएम सिंध बैठा हुआ है हमारे साथ। एनडीएमए सारा उसको देख रही है, नालों की जो सफाई है उसके साथ एफडब्ल्यू काम कर रहा है। ये लोग तो हमें सिंध को तो अपना हिस्सा पहले ही नहीं मानते थे, अब हमारे इदारों को भी नहीं मान रहे, हमारे इदारों से काम लेना पसंद नहीं कर रहे। और जो अदील भाई ने एनओसी की बात की और कोर्ट तक बात कही, तो ऐसी कौन सा सीएम हो सकता है? यहाँ तो कोर्ट हमारे इतने बाख्तियार हमारे पीएम को हटा दिया, उन्होंने तौहीन अदालत का भी कह दिया, तौहीन अदालत का भी कह दिया। अब जब एक हम लोग हमेशा लॉ अबाइडिंग पार्टी रहे हैं, हमेशा जितने भी कानून हैं उन पे अमल करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर हमेशा उन चीज़ों पे जो लॉ ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसी पे ही रही है। एनओसी कोर्ट कैसे हमसे नहीं ले सकता? यहाँ पे कितने ही काम जो है कोर्ट आज खुद नोटिस लेके खुद ही करवा भी देते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि सिंध गवर्नमेंट एनओसी रोकेगी और वफाक उस पर खामोश रहेगी? और अदील भाई आज कह के चले गए कि तौहीन अदालत भी हो गया और वो बंदा अभी तक सीएम है। और 20 अरब का भी उन्होंने कहा, 20 अरब का पैकेज भी वो भी खुद ही बता के चले गए कि वो भी वफाक करवाएगा। हमारे इदारे तो इनके लिए पता नहीं क्यों हम लोग खटकते हैं इनको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली खुर्शीदी साहब, जिस तरह से आपने देखा आज से 8 अगस्त तक का लॉकडाउन लग गया, एक वाहिद यही हल है? वेल थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और जहाँ तक बात है लॉकडाउन की, अभी हम यही इसी जो लॉकडाउन के हवाले से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहे हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने आवाम के सामने जो है ना कुछ स्टैट्स रखे हैं, कुछ चीज़ें रखी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे लॉकडाउन की रिवायत रही ना, पहले 2019 से ये सिलसिला रहा है, इनिशियली पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ था। उसका इम्पैक्ट क्या आया? उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया, उसका इम्पैक्ट जो है वो उस तबके पर आता है जो दिहाड़ीदार तबका होता है, जो मजदूर होता है, जो छोटा बिजनेसमैन होता है। ठीक है ना, फिर थोड़ा सा रिवाइवल हुआ, चीज़ें बेहतर हुई, कोरोना की सूरत हाल बेहतर हुई, और फिर थोड़ा थोड़ा स्टेडली जो है वो कारोबार दोबारा चलना शुरू हुआ। और फिर यहाँ पर ये सूरत हाल रही, मैं बात करूँगा ज़्यादातर शहर कराची की, मेरा हल्का इंतखाब भी है ये, तो इसमें जो सूरत हाल रही है कोरोना के SOPs की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, वो इंतहाई नाक़िस है। उसमें होता ये है कि जो SOPs को फॉलो करने की ज़िम्मेदारी दी जाती है हुकूमतों की जानिब से इदारों को, तो यहाँ पे होता ये है कि जैसे पुलिस है, पुलिस को आपने इन्फोर्स किया हुआ है कि जी आप SOPs की इम्प्लीमेंटेशन करें, वो SOPs की आड़ में मुख्तियारकार हो गए, AC हो गए, इनकी चांदी लगी हुई है, इनकी ईद लगी हुई है, इनकी ईद लगी हुई है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, आई हैव प्रूफ्स टू शो यू कि यहाँ पर होता क्या है कि एक दुकान पे बंदिश की जाती है, वो टाइम की पाबंदी ना करते हुए वहाँ पे मुख्तियारकार आता है, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर आता है, और वो एक सील कर देता है दुकान को। ये मैं प्री लॉकडाउन की बातें बता रहा हूँ आपको। और जहाँ लेन देन का मामला हुआ, 5,000 10,000 हर के रेट बंधे हुए, यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर के रेट बंधे हुए, यहाँ मुख्तियारकार के रेट बंधे हुए, यहाँ जो है वो SHO जो है इलाके का उसके अलग रेट बंधे हुए, बात थोड़ी ऊपर चली गई DSP तक तो उसके अलग रेट बंधे हुए। यहाँ पर बात है इम्प्लीमेंटेशन की, जिसमें सिंध हुकूमत टोटली फेल हो चुकी है। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। अब बात कर लेते हैं इस लॉकडाउन की। भाई देखिए, कोविड की सूरत हाल से पूरी दुनिया जो है ना वो इसका शिकार है, कोविड का। कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने उससे जो है वो फाइट बैक किया और वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ उनके पास चीज़ें आ रही हैं। उन्होंने किस तरह किया? भाई वही काम हमारी हुकूमतों को भी करना चाहिए। अच्छा, हमारी हुकूमत में लाजमी सी बात है कि जोग्राफिकल कंडीशन, जो ग्राउंड कंडीशन होती है, वो उन ममालिक से हमारी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमारे पास मुतवस्सित, नीम मुतवस्सित और गरीब तबका रहता है। ठीक है ना, इनको अगर हम केटर नहीं करेंगे, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, तो मैं ऐसे लॉकडाउन को कैसे मान लूँ कि जहाँ पर गरीब और दिहाड़ीदार जो मजदूर है, उसका मुझे आप बताइए ना कि एक शख्स जो एक दुकान में जॉब करता है, डेली के 500 रुपये कमाता है, उसकी, और वो खुद किराए पे रहता है, और उसकी फैमिली ने और जिस दुकान पे वो काम कर रहा है उन्होंने सब ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, उसका क्या कसूर है इसमें, इस लॉकडाउन में?
ये थोड़ा सा समझना होगा बिल्कुल इस ठीक चीज़ कह रहे को। हैं, लेकिन अली खुर्शीदी साहब, एक जाहिर सी बात है, एक अगर बंदा है जिसने वैक्सीनेशन करवा लिया लेकिन कोविड तो दोबारा से भी हो रहा है, मैं आपसे यही अर्ज कर ये रहा तो हूँ सिर्फ कि थोड़ी बहुत सेफ्टी के लिए मैं गवर्नमेंट ने किया मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक तस्वीर का एक रुख दिखाया है, दूसरा रुख क्या है। देखिए, हुकूमतों का काम सिर्फ इन्फोर्समेंट करना नहीं होता। यहाँ पे बदकिस्मती के साथ 2 सालों से हो रहा क्या है, इन्फोर्समेंट की जा रही है। जी अस्पताल भर गए तो लॉकडाउन लगा दो, इज दिस द सोल्यूशन? नहीं जनाब, आपको मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव करने की जरूरत है। आपके सामने एक्सपो सेंटर का हाल, बहुत क्या बुरा वहां हाल पे है। कोरोना फैल रहा है या कोरोना के बचाव की जो वैक्सीनेशन हो रही है उसमें जो प्रोसीजर उन्होंने लगाया हुआ है, मेरे ख्याल से 8 से 10 हजार आवाम बाहर खड़ी हुई है एक्सपो सेंटर बिल्कुल पे। ठीक कह रहे हैं आप। तमाम और वैक्सीनेशन बल्कि सेंटर्स अभी पे हम यही इसी हाल है। हवाले से बात कर रहे थे, गवर्नमेंट अपनी तरफ से अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन कुछ हमारी आवाम को भी सोचना चाहिए। मेरा पॉइंट सिर्फ अभी इतना आपने सा जिक्र है, किया पुलिस एसएचओ डीएसपी वगैरह, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें हमारे सीएम का या फिर हमारे जो अहदेदारान उनका क्या कसूर है? वो तो इस चीज़ से लाइल है, लेकिन जहाँ पे वो देखते हैं अच्छी चीज़, सॉरी इस तरह की जो करप्शन वगैरह, तो फौरी तौर पर हमारे सीएम हो गए वो एक्शन लेते हैं। देखिए, और मैं बल्कि आपसे अभी उन्होंने मैं आपसे रिसेंटली गुजारिश एक्शन करूं लिए भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि हुकूमतों का काम जो है ना, ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पुलिस भी अंडर होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है इस सूबे का? खुद वजीर आला साहब हैं। 17-18 महकमे तो उनके खुद के पास ही हैं मेरे ख्याल से। मतलब वो आईने में अपने आप को देखते होंगे तो वो कैबिनेट की मीटिंग तो हो जाती होगी। ऐसा ही है सूरत हाल। बहरहाल, तो बात ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसमें अगर कहीं लूप होल्स मौजूद हैं, जो कि हैं, एवरीबडी नोज कि यहाँ पर एक शख्स को, मैं कल रात की बात बता रहा हूँ, मैं कल रात में ये हुआ है कि पुलिस ने जो है वो नाका लगाया और सबके जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करे। एक शख्स है वो अपने मोबाइल में दिखा रहा है कि मैं आई एम फुली वैक्सीनेटेड, उसके पास चूंकि सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है जो प्रिंट नादरा निकाल के देता है, तो पुलिस उनको रोक लेती है और 200 रुपए देती है, सारा वैक्सीनेशन खत्म हो जाती है, सारी सर्टिफिकेट खत्म हो जाती है। इस चीज को देखिए, इस चीज को चेक रखने की जिम्मेदारी हुकूमतों की होती है। को वजीर आजम साहब थोड़ी आएंगे, या वजीर आला का काम नहीं है नीचे तक? भाई वजीर आला का काम इनडायरेक्टली नहीं है, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई, जो असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हुए हैं, जो डिप्टी, वो मेरे लगाए हुए हैं, वो आपके लगाए हुए हैं। अगर वो उनको उस हुकूमत की दी हुई एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भाई आपके या तो चहीते होंगे वो इसीलिए बैठे हुए अपनी सीट पे, और रियलिटी भी यही है कि कमाऊ पूत बैठे हुए हैं ना सारे, ये सारे कमा कमा के देते हैं और ये वाली सूरत हाल ली हुई है। बाकी कोविड पे सियासत अगर एमक्यूएम पाकिस्तान ने करनी होती, जो कि नहीं करनी है, तो हमारी जो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है वो इस तरह है कि जब वज़ीर आला ने कोविड का फंड अनाउंस किया था तो एमक्यूएम वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान कि उन्होंने जो है वो टोकन ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए अपनी एक महीने की तनख्वाह एमपीएस ने जो है वो वज़ीर आला फंड में डाल दी थी। आप कहते रहिए कि मुखालफत है, अगर मुखालफत होती इस इशू को लेकर तो हम आपके फंड में टोकन ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं करते। हमने मैग्नानिमिटी शो की, हमने सपोर्ट शो की। हाल ये है कि यहाँ पे आप लॉकडाउन लगाते हो, लॉकडाउन लगाने में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हो, चाहे वो बिजनेस मैन हो, उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे मेरे शहर में जो हुकूमत, मैं लफ्ज़ मुसल्लत का इस्तेमाल करूँगा, ये मुसल्लत है मुझ पे, मेरे शहर पे मुसल्लत है। क्यों? क्योंकि इनकी नुमाइंदगी यहाँ से नहीं है, इनका स्टेक यहाँ से नहीं है, इनका पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, तो इसलिए इनका इंटरेस्ट भी लीस्ट है। इनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि यहाँ से, अभी इस साल का मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपने फिगर्स नहीं बता रहा, जो बजट में खुद सिंध हुकूमत ने लिख के दिए, मैं वो बजट बता रहा हूँ। 350 अरब रुपए के लगभग यहाँ से लोकल टैक्सेस की कलेक्शन है जो सूबाई हुकूमत लेती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज टैक्सेस जो फेडरल लेता है और जो बाद में एनएफसी में घूम फिर के चौरंगी काट के इस्लामाबाद की आप ही के पास आते हैं। भाई ये टैक्स में फेडरल साइड पे 70% 60% जो शेयर होता है वो मेरे शहर का है। प्रोविंशियल बजट का आप जिस पे इतनी बातें करते हैं कि मैंने इतने हज़ार का बजट दे दिया और मैंने उतने हज़ार का बजट दे दिया, उस बजट का 95% इस शहर का शेयर है। तो भाई अगर जब आप किसी शहरी से टैक्स ले रहे होते हैं तो जब पैसा आपके पास आता है तो उन पे लगाने की जिम्मेदारी भी हुकूमतों की होती है। यहाँ आप मुझे बताएं कि पिछले साल कोरोना के लिए रखे गए पैसे 5 अरब थे या 10 अरब थे, आई एम नॉट श्योर, लैप्स हो गए, लगे नहीं है, वो लैप्स हुए हैं। ठीक है जी, वो स्पेशल कोविड के मैं बजट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ का तो अलग से 100 माशाल्लाह से 100+ बिलियन का बजट मौजूद है, उसमें से भी 40 to 50% जो है वो लैप्स कर गया है। डेवलपमेंट स्कीम के आपके 233 अरब रुपए की थी शायद,
उसमें भी भाई जब देखें इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जब आपको आवाम को रिलीफ देना होता है और उनको इस वबा से बचाना होता है, तो आप फिर हंगामी इकदाम करते हैं। आप हंगामी इकदाम इस तरह करते हैं कि डेवलपमेंट साइड पे जो बजट होता है उस पर कट लगा के उसको पैरेलल ब्रिज फाइनेंसिंग करके बेहतर सूरत हाल की जा सकती है। नहीं जी, बेहतर सूरत हाल नहीं करेंगे, पैसे लैप्स हो रहे हैं तो होने दो। पिछले साल भी लैप्स हुए, इस साल भी होंगे। तो ये मैं वो फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ जो मेरे अपने नहीं है, वो जो इनकी बुक दी हुई है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट की, इन्हीं की हुकूमत की, मैं उसमें से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, यूसुफ साहब आप क्या कहेंगे? अली भाई बहुत जज्बाती हो रहे हैं और सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, हालांकि कराची हमारे सूबे सिंध का कैपिटल हम लोग मानते हैं, लेकिन ये बात तो आपकी गलत है कि हम यहाँ पे स्टेक नहीं रखते हैं। मैं आपके सामने मलीर का एमपी हूँ, अगर मलीर आपके हिसाब से कराची का हिस्सा नहीं है तो शायद ना होगा। डिलिमिटेशन मैंने थोड़ी करके रखी है, वो भी 13 साल से आप पे बल्दिया मुसल्लत में हो। आपका अभी कादर खान मंदोखेल आया है, वहाँ पे आप लोगों की क्या पोजीशन रही वो भी दुनिया के सामने है। जहाँ पे हमेशा 17 साल तक MQM की सीट रही है PS 127। मेरे वालिद साहब 2016 में आए, उन्होंने वो फर्स्ट टाइम विन की 2003 के बाद। अब्दुल्ला मुराद साहब को जब शहीद किया गया था उसके बाद से शहीद गुलाम मुर्तज़ा बलोच ने वो सीट निकाली। तब तक सब अच्छा था। जब हम लोगों ने सीट निकाली तो ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने हल्का बंदियाँ ऐसे कर, हालांकि PS 127 पे तब इलेक्शन हुआ था जब इनका बंदा छोड़ के PSP में चला गया था। उस टाइम तक कोई वो सिस्टम नहीं था, वही हल्का था। 2018 में मेरे वालिद साहब ने वो सीट निकाली। 2021 में जब मेरा इलेक्शन हुआ, MQM जो हमेशा 17 साल तक वहाँ पे जीतती आ रही है, वो पार्टी उधर 5वें नंबर पे आ गई। आज ये बोल रहे हैं कि हमारा स्टेक नहीं है यहाँ पे कितनी मैं आपको सीटें गिनवा दूं। ठीक है, हम एक तरफ कर लेते हैं अपनी बात। आप लोग सारी मेरे ख्याल से 30 साल 40 साल आपकी हुकूमत रही है कराची में, आप लोगों ने क्या कर लिया कराची के लिए? आज तक जो वाटर बोर्ड का इदारा है वो आप लोगों के हाथ में मफलूज है। सॉरी, आपके नहीं, MQM लंदन के, वहाँ पे MQM लंदन के बंदे काम करते हैं। सही। और ये जो बोरी की जो सियासत जो लेके आए थे, वही बोरियां गटर में डालने वाली सियासत भी MQM लंदन के वाटर बोर्ड के मुलाजमीन लेके आए। हमारे शहर कराची को बर्बाद करने वाला ये MQM लंदन। और इल्ज़ाम घूम फिर के हम पे आता है कि सूबे में हुकूमत है। सूबे को तो आप लोग मान ही नहीं रहे, आप लोग तो सिर्फ कराची की बात करते हो। आप सूबे के साथ चलो, आप जिस सूबे में रहते हो, जिसका खाते हो, उसकी जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिल के चलो, तो आपको पता चलेगा काम कैसे होता है। आप हमें छोड़ के, अपने पड़ोसी को छोड़ के आप जाके वफाक वालों के साथ बैठ गए, जहाँ से सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है और कुछ भी नहीं मिलता है। वफाक की तरफ से कराची के लिए इतने 100 अरब का पैकेज आ गया। कहाँ है भाई वो पैकेज? कहाँ लग रहा है वो पैकेज जो इमरान खान यहाँ पे आके अनाउंस करके चला गया? उससे पहले आदिल भाई भी करके चले गए कि ग्रीन लाइन का मंसूबा, वो ग्रीन लाइन नवाज शरीफ ने शुरू किया है। इन लोगों ने क्या किया? वहाँ पे मोटरवे नवाज शरीफ शुरू करके चलाया जाता है, आखिर में इफ्तिताह का बोर्ड आके इमरान खान लगा जाता है। K4 सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, पैसे रोक दिए गए जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। आज वो बोल रहे हैं कि PTI का मंसूबा है, वफाक का मंसूबा है। हम तो हैरान है कि हर जो काम अच्छा होता है वो अपने नाम की तख्ती लगा देते हैं कि भाई PTI ने कर दिया। सही। तो मेरे शहर कराची, मैं भी कराची की का ही पैदाइशी हूँ और यहीं पे सारी ज़िंदगी रहे, मेरे फोर फादर्स यहीं पे रहे हैं, तो हम लोग भी आपके भाई हैं। थोड़ा सा पहला हक हमारा है कि पड़ोसी के पास जाएं, फिर आप दूसरे दरवाजे पे भी चले जाएं, कोई मसला नहीं है हमें। लेकिन पहले हमसे तो बात करके देखते कि सिंध गवर्नमेंट क्या चाह रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है। आपने हमें बाईपास करके, जैसे आप चौरंगी बोल रहे हैं, हमें चौरंगी नहीं, आपने अंडरपास बाईपास जो मुस्तफा कमाल के नाम पे मशहूर है, जो प्लानिंग थी जमात इस्लामी की, लेकिन मुस्तफा कमाल के नाम पे आ गई कि उन्होंने सारे अंडरपास बाईपास बनवाए। तो वो बाईपास करके आप वफाक चले गए। पहले अपने शहर, अपने सूबे के लोगों के साथ बैठ के देखते तो शायद आपकी आज ये शिकायतें ना होती। बिल्कुल। अली खुर्शीद साहब। वेल, 2-3 चीज़ें हैं, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। सवाल मुझसे किया गया था कोविड का, और मैंने ये चीज़ क्लैरिटी के साथ की थी कि चूँकि शहर कराची से मेरा हल्का इंतखाब शहर कराची है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि इसकी ज़्यादा नॉलेज होगी ऑब्वियसली। तो डेट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने कराची की बात की, पहली बात। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जी हमारे पड़ोसी और ये हक और पता नहीं क्या क्या हमारे भाई ने जो है बातें बोली हैं। पता नहीं क्या। पॉइंट ये है कि 2008 से लेके, मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट ये है कि 2008 से लेके 2013 तक हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में थे।
तब हम हाल ये था, मैं आपको बता रहा हूँ ना, लेट मी क्लियर। आइन की एक शिक है 140A। सही। 2010 में जो 18वीं तरमीम हुई थी, जिसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी लेती है, ऑब्वियसली उसकी एक शिक है 140A। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाउंड है थर्ड टियर गवर्नमेंट को फाइनेंशियल अथॉरिटी देने की, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देने की और पॉलिटिकल अथॉरिटी देने की। क्या ये तीनों अथॉरिटी इन्होंने दे दी? 8 से 13 तक नो इलेक्शन, 14 नो इलेक्शन। 2015 ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन्होंने मजबूरन इलेक्शन करवाने पड़े। किस अंदाज की लोकल गवर्नमेंट में उनको इख्तियारात दिए, वो आपके सामने। आज 1 साल होने को आ गया है, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है वो मफलूज है। यहाँ पे सरकारी अफसरान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे हैं मेरे शहर की। कहाँ है पॉलिटिकल स्टेक? ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्यों नहीं करा रहे आप लोग? 10 महीने, साल होने को आ गया है बल्दियाती इंतखाबात। किस चीज़ का डर है? ये हो गई दूसरी बात। अच्छा, अब इन्होंने बात की कि जी हमसे बात कर लेते, तो 8 से 13 तक आप ही से बात की भाई, आप ही के साथ बैठे हुए थे, नहीं सुनवाई हुई, तभी तो चीज़ें मुख्तलिफ हुई ना। और रही बात कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, मेरे भाई से ज़रा पूछें कि 2008 से लेकर 2021 में हम लोग बैठे हुए हैं। वाटर बोर्ड का चेयरमैन किस जमात से ताल्लुक़ रखता है? पहले आगा सिराज दुरानी साहब थे, फिर शर्जील मेमन साहब थे, फिर जाम खान शोरो थे, उसके बाद सईद गनी, फिर नासिर शाह। ये सारे MQM के हैं क्या? सवाल है मेरा। भाई आपके पास है एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास है, आपने सिंगल ड्रॉप पानी जो है इस शहर में इंजेक्ट नहीं किया पिछले 13 सालों से। ये नहीं बात करेंगे, आपके बंदे भरे, भाई शहर के बेटे थे, उनके शहर का एक इदारा है, उसमें भर्ती होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर कोई गलती कोताही है, आप उनको सजा दो, बजाय इसके कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। ये बिल्कुल लेम सी बात है कि जी आपके हैं, ओ भाई इस शहर के बच्चे हैं, लेंगे उसमें वाटर बोर्ड में मुलाजिम है, बिल्कुल है, इसमें क्या इशू है? पॉइंट ये है, तो अगर कोई मैसिव प्रोजेक्ट लाना किसी इदारे के एक एम्प्लॉय का काम होता है या उसके हेड का काम होता है? मेरा एक सवाल है। बिल्कुल जाहिर है उनके हेड पॉलिसी मेकिंग वजीर आला करेगा या मेरे भाई ये जो बैठे हुए मेरे बराबर में ये करेंगे? नहीं भाई, वजीर आला का काम है, ऑल्दो कि ये भी पीपल्स पार्टी के हैं, इनका काम नहीं है। जिनका काम है उनको करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। K4 की मेरे भाई ने बात की कि PTI क्रेडिट ले रही है। मैं आपको ये इन्होंने थोड़ा सा एक और गलत एक कोट किया, मैं चाहता हूँ कि उसमें तस्हीह करा दूँ मैं भाई को। K4 सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट नहीं था, पहली बात। उस वक्त की सिटी गवर्नमेंट ने PC बना के जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी थी। एट दैट टाइम वी वर द पार्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हम थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पार्ट। 8 से 13 तक कहते रहे, ये बात कर रहे हैं ना कि साथ बैठो। 8 से 13 तक जो कोर कमेटी होती थी MQM और पीपल्स पार्टी की, उसमें प्रियोरिटी पे होता था ये पॉइंट कि K4 की PC को आगे बढ़ाओ, साइन करो, यहाँ से निकालो, वफाक को दो। नहीं दी। 15 में वजीर आला हाउस के सामने जाके एहतजाज किया, तो PC कहीं कोने से निकली सिंध हुकूमत के पास से, वो निकली, फिर आगे गई, फिर 16 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ। वो K4 का प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट 25 बिलियन थी, उसको रिवाइज करना पड़ा। ऑब्वियसली इकोनॉमिक क्रंच आया, चीज़ें बढ़ी, सीमेंट, सरिया, सब चीज़ों की कीमतें बढ़ी, तो वो PC जो 25 अरब रुपए की थी, वो 100 अरब से ज़्यादा की हो गई। सही। ये कसूर MQM का है, ठीक है जी, क्योंकि हुकूमत तो MQM की थी सूबे में। हाँ। मतलब ऐसी बातें करें जिसका जो समझ में आने वाली हो, खुदारा इस चीज़ को रियलाइज़ करें। और रही बात स्टेक की, तो भाई एवरीबडी नोस कि अगर स्टेक होता है ना जिसका, मैं जिस घर में रहता हूँ उसके आस पड़ोस, ये मेरी बहैसियत शहरी जिम्मेदारी है मेरी कि मैं अपना आस पास साफ रखूँ, तमाम चीज़ें ठीक रखूँ, कहीं गटर का कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी का मसला ना हो, सीवरेज का मसला ना हो। ये एक नॉर्मल सी बात है, हर शहरी का इखलाकी उसका फ़र्ज़ बनता है कि ये काम करे। सरकार 13 सालों से आपकी हुकूमत है। अगर 13 सालों में, और मैं बजट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं डॉलर्स में बताऊं तो 2008 से लेके 2021 तक अगर मैं रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करूं तो 60 बिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पे सिंध हुकूमत के पास जो है वो पैसे आ चुके हैं। 60 बिलियन डॉलर। आपके पास CPEC 45 बिलियन डॉलर का है, जिसमें पूरी पाकिस्तान में वाह हो रही है। व्हाट दे आर डूइंग विद द बजट? मेरा सवाल है, सेहत का अभी ये कोविड की बात चल रही है, थोड़ा सा पॉलिटिकल डिबेट होती जा रही है, मैं अवॉइड करूंगा कि पॉलिटिकल डिबेट ना हो। कोविड में भाई हु इज स्टॉपिंग यू? जो आप वैक्सीनेशन सेंटर्स क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? आप नहीं, काफी बढ़ाए। यहाँ प्रॉब्लम ये आप एक्सपो सेंटर अली भाई कैंप्स लग रहे हैं। अच्छा, यूसुफ भाई आप मेरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि देखिए कोविड से बचने की आपके पास तरीकेकार क्या है?
SOPs का ख्याल रखना है, ठीक है ना। दूसरा काम क्या है, वैक्सीनेट होना है। अच्छा, आप लोग भी तो आपस में जमाते भी तो आप एक दूसरे से मशावरात करें ना, मिलके करें ये बात काम। नहीं है। देखिए क्योंकि मैं ये कह तो रहा हूँ एक दो आलमी सोल्यूशन वबा है, हम सबको अपना हमारे ताउन पास दो करना ही पड़ेगा सोल्यूशन इसमें। है कोविड से बचने के। वैक्सीनेशन करवाओ, SOPs का ख्याल रखो, और क्या कहते हैं अपना एक तो वैक्सीनेशन करानी है और आपको SOPs का ख्याल रखना है, बिल्कुल। यही है ना, और तो कुछ नहीं है ना, कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। बिल्कुल। तो इस पे सोशल फोकस क्यों डिस्टेंसिंग नहीं है, है, बिल्कुल। इस पे फोकस क्यों नहीं है? मेरा पॉइंट ये है कि जितना आप इन्फोर्समेंट में आप अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं, पूरी आपने फोर्स लगाई हुई है, और खुदा की कसम मैं हल्फिया बोलने को तैयार हूं यहाँ पे कि जो अगर इन लेटर इन स्पिरिट जो CM साहब ने ये बातें कही है ना कि ये करना होगा, ये करना होगा, इंटरसिटी बंद, इंटरसिटी बंद। आइए चलिए मेरे साथ काठौर में आपको दिखाता हूँ कि 2-2 हज़ार रुपए में जो है वो कराची में कैसे एंटर किया जा रहा है। अभी वीडियो आई है। मतलब प्रैक्टिकल बात करें, नहीं हो रहा ये काम। ये जो पुलिस वाले कांस्टेबल खड़े हुए हैं, ये जो शहरियों को पकड़ पकड़ के रिक्शे और मोटरसाइकिल वालों को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है, उनको छित्र बेमहार छोड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मेरा ये यूसुफ पॉइंट है। साहब, बिल्कुल यूसुफ साहब, इसके ऊपर तो आप लोग जरा थोड़ा सा वर्किंग करें। ये जो शहरियों को बेवजह तंग किया जा रहा है, बिला वजह आजिज किया जा रहा है उसमें और इतना ट्रैफिक जैम कर दिया गया है, उसमें पीछे एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई होती हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी आप लोग जो है नजरसानी करें। देखिए अली भाई की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। कोरोना को रोकने का तरीका ही वैक्सीन एंड SOPs पे अमल करना है। तो वैक्सीन सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने सबसे ज़्यादा लगाया, और आज भी मैं आपको बताता चलूं कि मेरे मलीर में जो छोटी छोटी डिस्पेंसरियां हैं उनमें भी वैक्सीन सेंटर कायम किए जा रहे हैं और कैंप्स अलग लगाए जा रहे हैं हैंड्स वालों के तवज्जुह से या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू वहाँ पे काम चल रहा है। लेकिन SOPs पे अमल दरामद कराने के लिए जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो हर बंदा वहाँ पे मुखालफत कर देता है। तो थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी चाहिए, हमें अपने सराउंडिंग पार्टीज़ का भी सपोर्ट चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट का काम 20% है वैक्सीन प्रोवाइड करना और SOPs पे अमल दरामद कराने का सेटअप लाना, लेकिन 80% काम यहाँ पे आवाम का है। अगर मैं नहीं चाहूँगा, कोई मुझ पे ज़बरदस्ती करके तो नहीं मुझे वैक्सीन लगा सकता, ना मुझे ज़बरदस्ती मास्क पहना सकता है। हो सकता है किसी जगह पे मेरी एंट्री ना हो, मास्क थोड़ी देर मैंने लगा लिया, चला गया और फिर वहीं पे उतार के फेंक दिया। लेकिन जब तक आपकी आवाम अवेयरनेस में नहीं आएगी, जब तक आपकी आवाम सपोर्ट नहीं करेगी, ये कोरोना यहाँ से नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। यहाँ पे हमारी हुकूमत है, हमारी सब लोग अपनी अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन आवाम को भी थोड़ा बहुत चाहिए कि वो भी होश के नाखून लें। वो कब तक जो है मतलब इस तरह से ये वाकई सीरियस ये वेरिएंट और लोग इसको बिल्कुल मतलब नॉन सीरियस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? में सिर्फ ये नहीं कि सिंध ने अपने लिए एक क्या बोलते हैं उसको तमाशा खड़ा किया, ये पूरी दुनिया में, और आपके सामने वर्ल्ड मीडिया उस पर अप्रिशिएट कर रही है। सिंध गवर्नमेंट ने जो लास्ट टाइम भी लॉकडाउन लगाया था, CM साहब को वर्ल्ड एक्नॉलेजमेंट में हुई, वर्ल्डली वहाँ पे अप्रिशिएट किया गया, और सिंध गवर्नमेंट की ही जो लॉकडाउन लगे हुए थे उसी को अप्रिशिएट मिला। ये इमरान खान तो शुरू में बोल रहा था कि कोई नज़ला ज़ुकाम है। अगर आपको याद हो, जब पहली दफ़ा यहाँ पे लॉकडाउन लगा था तो उस पर हम पे मजाक उड़ाया गया, हम पे ये कहा गया कि ये छोटा मोटा जुकाम है और उसको इन लोगों ने इतना हावी किया हुआ है। आज वही कुछ एक महीने बाद जब उसको खुद हुआ इमरान खान को, तब उसको पता चला कि ये जुकाम नहीं, ये मेरी आवाम यहाँ पे मर जाएगी अगर उसको लग गया। नहीं, ये बहुत ही सीरियस वायरस है। लोग इसको मतलब बिल्कुल मामूली समझ रहे हैं, मजाक मीम्स बन रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। ये तो बिल्कुल इसमें मैं एग्री करूंगा कि एक हकीकत है। इस चीज़ को जितना हम जल्दी तस्लीम कर लेंगे, उससे उतनी जल्दी फाइट बैक कर सकेंगे। पहली बात, मेरे भाई ने एक बात की बिल्कुल सही की, बस इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि देखें SOPs की इम्प्लीमेंटेशन और लॉकडाउन दो परपेंडिकुलर चीज़ है। SOPs की इम्प्लीमेंटेशन करना, देखें हुकूमत जो गाइडलाइंस देती है, SOPs जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं कि आपको किसी दुकान में दाखिल होना है तो आप ना हाथ सैनिटाइज करो। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें जब ऐसी सूरत हाल हो रही है ना कि जिसमें हमारे पास नंबर्स बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली नंबर्स अभी कराची की मैं दोबारा कराची बोलूंगा तो भाई क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास, 40% पता नहीं 30% पे जा चुकी है, मतलब 26-27% 3-4 दिन पहले था। हाँ जी। ये अच्छी साइन नहीं है। बट मेरा फिर वही पॉइंट है कि देखें आप पॉलिटिकल लीडरशिप को प्लस जो बिजनेस कम्युनिटी है, देखें कराची का लॉकडाउन इसका मतलब पाकिस्तान का इकोनॉमिक लॉकडाउन है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। फिर
प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो यहाँ से 350 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन करती है। क्या टैक्स देने के लिए बैठा हुआ है क्या यहाँ का ताजिर? उसको रिलीफ नहीं देना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने? मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है, मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि मरता है यहाँ पे छोटा ताजिर, एक्सपोर्टर, मेरे ख्याल से उनको छूट दी हुई है, काम कर रहे हैं। छोटे ताजिर की तो हालत खराब हो जाएगी। छोटा ताजिर तो वैसे ही परेशान है, इतनी मुश्किलों के बाद तो वो रिवाइवल हुआ है, उसके तो होना ये चाहिए था, इनको बिठा लेते ना, ऑन बोर्ड ले लेते, ऑन बोर्ड लेके राय आम्मा हमवार करके। कौन मना कर रहा है कि कोविड से फाइट बैक ना करो? आप इन्फोर्समेंट कर रहे हो, आप वेलफेयर का काम नहीं कर रहे हो। गुरबा में राशन की तकसीम 6 अरब रुपए, कोर्ट ने पूछा था क्या मजाक बना, सबको पता है पिछले साल सिंध हुकूमत का कि वो लिस्टें मांगी थी तो फिर परेशानी हो गई थी कि कहाँ गया वो राशन। और मैंने वो कहीं कहीं पे जहाँ पे आया हुआ मैंने उस राशन की हालत भी देखी है। नहीं, अगर मैं अपने हल्के की बात करूँ तो वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा हर शख्स को राशन मिला है। मतलब ये लोग ना लगे कि मैं सिंध गवर्नमेंट को मतलब उनको सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन जो बात हकीकत है मैं वो हकीकत बयान कर रही हूँ। वहाँ पे हमारे डीसी जो इफेक्टिविटी होनी चाहिए ना वो नहीं है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। देखें, अगर किसी एक पॉइंट किसी एक एरिया में ये चीज़ें होंगी, बहुत अच्छी बात है, अगर हुई है तो उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। मैं तो खुल के प्रोग्राम में बोल रहा हूँ। बट अगर जहां नहीं हुआ है तो भैया उसको देखने की जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे यूसुफ साहब? पैगाम यही देंगे कि सिंध गवर्नमेंट का साथ दें। सिंध गवर्नमेंट ने आपको थोड़ा सा हल्का हाथ रखा था लॉकडाउन से पहले, लेकिन पब्लिक उस चीज़ पे अमल पैरा नहीं हुई। SOPs का अगर ख्याल करती तो आज हमें ये ज़रूरत ना पड़ती कि लॉकडाउन लगाया जाता और रेशियो इतना हाई नहीं होता। अभी भी खुदारा अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का ख्याल करें। हमें छोड़ें कि लॉकडाउन सिंध गवर्नमेंट ने लगाया या पीपल्स पार्टी, हम लोग एक तरफ, लेकिन आप अपने घर का ख्याल करें, आप अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का ख्याल करें। आप अगर बाहर निकलते हो, कोई बीमारी ले जाके अपने घर में दे दोगे तो ये पूरा घर इफेक्ट कर सकता है कोरोना वायरस आपको। और ये जो डेल्टा वेरिएंट जो अभी रिसेंटली जो वेरिएंट आया, इसमें तो सिम्टम्स भी नजर नहीं यार, लोग 2-2, 3-3 दिन में गुजर जा रहे हैं। बराए करम अपने घर का, अपने इलाके वालों का ख्याल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अली खुर्शीद साहब। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सेम पैगाम है, कोविड से जितना जो है वो बचा जा सकता है वो बचा जाए। वैक्सीनेशन लगवाएं, अपन खुद भी लगाएं और अपने घर वालों को और अपने आस पास दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबको कन्विंस करें। अगर वो अभी तक इस पोजीशन पर है कि नहीं जी ये कुछ भी नहीं है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये एक हकीकत है और इससे हमें फाइट बैक करना है। तो फाइट बैक करने के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन है कि वैक्सीनेशन करवानी है और SOPs पे अमल करना है। तो SOPs की अमल करें, खुद भी करें, लोगों से भी करवाएं और वैक्सीनेशन को जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो आप करवाएं। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं एक और बात बताती चलूँ, आज यूसुफ बलूच साहब की सालगिरह है, तो मैं इस मौके पे उनको मुबारकबाद दूंगी कि अल्लाह ताला आपको सेहत दें, ज़िंदगी दें और इसी तरह से आप लोग आवाम की खिदमत करते रहें। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को, हमारी पूरी टीम को अपनी खुसूसन दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये मौका ऐसा है दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से अभी यूसुफ साहब, अली साहब ने कहा कि अपनी फैमिली का अपना ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि आप एक फ़र्द से भी ये वायरस जो है घर तक पहुंच सकता है। तो अपने आप को सेव करें ताकि आपकी फैमिली और ये मुआशरा सेफ रह सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान दास को दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।